दोस्तों, यह कहानी उन रिश्तों की है जहां पति की उदासीनता और पत्नी की अनसुनी ख्वाहिशें उसे गलत रास्तों की ओर ले जाती हैं। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, मगर उसका दिल खामोशी की कैद में तड़प रहा था। एक ऐसे मर्द की कहानी जो अपने करियर की चकाचौंध में डूबा रहा और अपने घर की रोशनी को भूल गया। ये कहानी जालंधर के एक व्यस्त शहर की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच की है, जहां रातें भले ही रोशनी से भरी हों, लेकिन दिलों के साए अक्सर अंधेरे में डूबे रहते हैं। ये दो पड़ोसियों की कहानी है, जिनके फ्लैट्स के बीच बस एक पतली दीवार थी, मगर उनके रिश्तों के बीच गलतफहमियों और अधूरेपन की गहरी खाई बन चुकी थी। ये कहानी आपको झकझोरेगी, आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इसे आखिर तक पढ़ें, क्योंकि इसके हर लफ्ज में एक जिंदगी छुपी है। जालंधर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में एक हाई राइज अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर रहते थे दो पड़ोसी, नवीन मेहरा और साहिल कपूर। नवीन एक प्राइवेट बैंक में सीनियर मैनेजर था, जिसका दिन मीटिंग्स, टारगेट्स और कागजी कार्रवाई में बीतता था। साहिल एक टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था, जो दिन रात कोडिंग और विदेशी क्लाइंट्स के साथ कॉल्स में व्यस्त रहता था। बाहर से उनकी जिंदगी चमकदार थी, अच्छी तनख्वाह, शानदार फ्लैट और शहर की हर सुख सुविधा। लेकिन अंदर से उनकी जिंदगियां खाली थीं, भावनाओं से रहित और रिश्तों की गर्माहट से कोसों दूर। साहिल की पत्नी काव्या को जालंधर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले, हर किसी को आकर्षित करती थी। लोग कहते, साहिल की किस्मत चमक गई, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शादी के शुरुआती दिन प्यार और जोश से भरे थे। काव्या हर सुबह साहिल के लिए नाश्ता तैयार करती, उसे प्यार से विदा करती और शाम को उसका इंतजार करती। मगर जल्द ही सब बदल गया। साहिल का ध्यान अब सिर्फ अपने काम पर था। सुबह जल्दी ऑफिस, देर रात तक लैपटॉप पर प्रोजेक्ट्स और वीकेंड्स पर भी क्लाइंट कॉल्स। काव्या हर दिन सजती संवरती, नई ड्रेस पहनती, लेकिन साहिल की तरफ से न कोई तारीफ, न कोई बात, न कोई नजदीकी। वह जैसे एक खूबसूरत मूर्ति बनकर रह गई थी, जिसे देखा जाता था मगर महसूस नहीं किया जाता था। उसका दिल धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। वह समझती थी कि साहिल मेहनत करता है, परिवार का ख्याल रखता है, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशें, उसकी बेचैनी, उसका अकेलापन, इनका क्या? एक रात जब पूरा अपार्टमेंट सो चुका था और शहर की रोशनी धीमी पड़ गई थी, काव्या की बेचैनी ने हद पार कर दी। उसने अपनी सलवार कमीज ठीक की, हल्का मेकअप किया और चुपके से फ्लैट से बाहर निकल गई। उसके कदम अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत से भरे थे। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए उसकी नजर पार्किंग में खड़े राघव पर पड़ी, शहर के एक नामी बिल्डर का बेटा, जो अपनी स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसका चेहरा आकर्षक था, आंखों में एक नशा और होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। शहर में उसके किस्से मशहूर थे, लेकिन उसकी दौलत और रसूख ने हर बात को दबा रखा था। काव्या और राघव की नजरें मिलीं। काव्या ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में अब कोई हिचक नहीं थी। वह धीरे से बोली, मेरा पति दिन रात काम में डूबा रहता है, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं कराता। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। अगर तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो जो मुझे चाहिए, तो मैं तुम्हारी हो सकती हूं। उसकी आवाज में सालों की खामोशी का टूटना साफ झलक रहा था। राघव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार में बिठाकर अपनी आलीशान हवेली की ओर ले गया। उस रात कुछ बदल गया। काव्या ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो सिर्फ शादी के बंधन में ही जायज होता है। शर्म, हया और इज्जत, सब कुछ उस रात पीछे छूट गया। उस रात काव्या को जो सुकून मिला, उसने उसकी एक पुरानी प्यास तो बुझा दी, लेकिन एक नई बेचैनी भी उसके दिल में जाग गई। सुबह होने से पहले वह चुपके से राघव की हवेली से निकली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में एक भारी बोझ था। वह बिना किसी को बताए अपने फ्लैट लौटी, बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर लीं। साहिल रोज की तरह सुबह उठा, चाय पी और ऑफिस के लिए निकल गया। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन यह अब सिर्फ एक रात की बात नहीं रही। हर रात जब साहिल सो जाता, काव्या चुपके से सज संवर कर राघव की हवेली चली जाती।
वह अपार्टमेंट की गलियों से होती हुई उसकी कार तक पहुंचती और सुबह होने से पहले लौट आती। साहिल बेखबर था। वह समझता था कि वह एक अच्छा पति है, अच्छी कमाई, अच्छा घर और हर सुख सुविधा। लेकिन उसे क्या पता था कि काव्या का सबसे बड़ा अरमान वही था जो अब उससे कोसों दूर हो चुका था। हफ्ते बीतते गए। साहिल की जिंदगी एक रूटीन में फंस गई थी। सुबह ऑफिस, रात को लैपटॉप और बीच में खामोशी। काव्या की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं थी। दिन में वह एक परफेक्ट पत्नी की तरह घर संभालती, खाना बनाती, लेकिन रात होते ही वह राघव की हवेली की ओर खींची चली जाती। उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी। उसका दिल सिर्फ एक ख्वाहिश के पीछे भाग रहा था, एक ऐसी चाहत जो हर रात उसे गलत रास्ते पर ले जा रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त साहिल की बाइक खराब हो गई। वह अपार्टमेंट की पार्किंग में पैदल पहुंचा। वहां उसकी नजर एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी जो पार्किंग के कोने में बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले और आंखों में एक अजीब सी उदासी। साहिल को उस पर तरस आ गया। उसने पास जाकर पूछा, दादाजी, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां अकेले क्यों? बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, न घर है न ठिकाना, बस रात काटने की जगह चाहिए। साहिल ने बिना कुछ सोचे उसे अपार्टमेंट की लॉबी में ले जाकर एक बेंच पर बिठाया, खाना दिया और पानी पिलाया। उसने सोचा, शायद यह कोई अनुभवी इंसान है जिसने जिंदगी के कई रंग देखे हैं। अगली सुबह साहिल ने उस बुजुर्ग को अपार्टमेंट के गेस्ट रूम में ठहरने की व्यवस्था कर दी। बुजुर्ग शांत स्वभाव का था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख लेती थीं। उसकी नजरों में जिंदगी की थकान थी, मगर एक गहरी समझ भी झलकती थी। साहिल को लगा शायद यह कोई साधु या अनुभवी इंसान है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास जरूर था। उसी रात जब साहिल अपने फ्लैट में सोने की तैयारी कर रहा था, उसे गेस्ट रूम की ओर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह कोई दरवाजा खुलने की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई चुपके से बाहर निकल रहा हो। बुजुर्ग ने अपनी टॉर्च बुझाई और गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर झांका। उसने जो देखा वह हैरान करने वाला था। काव्या सज संवर कर दुपट्टा ठीक करती हुई लिफ्ट की ओर जा रही थी। उसकी चाल में बेचैनी थी, जैसे वह किसी से छिपना चाहती हो। वह लिफ्ट से नीचे गई और पार्किंग में राघव की चमचमाती स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड यह सब खिड़की से देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वह हर बात को अपने दिल में दर्ज कर रहा हो। उसकी नजरें काव्या की कार के पीछे तब तक टिकी रहीं, जब तक वह रात के अंधेरे में गायब नहीं हो गई। अगली सुबह जब साहिल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, बुजुर्ग उसके पास आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहनी है, उसने कहा। साहिल उसकी ओर मुड़ा, थोड़ा हैरान। हाँ दादाजी, बोलिए, उसने जवाब दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, आज रात सोना मत, बस सोने का नाटक करना, क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं होती। साहिल का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में सवाल उमड़ आए। क्या मतलब दादाजी? उसने धीमे से पूछा। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वही। अब कुछ पूछना मत, बस खुद देखना और ऐसा अभिनय करना कि लगे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। साहिल चुपचाप ऑफिस की ओर निकल गया। उसका दिमाग उलझन में था। क्या काव्या वाकई? उसने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। उस दिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। कोड लिखते वक्त उसकी उंगलियां रुक जातीं और आंखों के सामने काव्या का चेहरा घूमता। वह पहली बार अपनी गलतियों पर गौर करने लगा। उसने सोचा, क्या मैंने काव्या को सचमुच वक्त दिया? क्या मैंने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की? उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों में उसने काव्या से सिर्फ घर की जरूरतों, बिलों और रोजमर्रा की बातें की थीं। प्यार, हंसी और नजदीकियां जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी थीं। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा, शायद मेरी उदासीनता ने ही काव्या को इतना अकेला कर दिया। शाम ढल चुकी थी। जालंधर की सड़कों पर रोशनी फैल रही थी, लेकिन साहिल के दिल में एक अंधेरा गहराता जा रहा था। वह धीरे धीरे घर लौटा। बाहर से वह शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान मच रहा था। उसने काव्या से नजरें नहीं मिलाईं, चुपचाप खाना खाया
और बेडरूम में जाकर लेट गया। काव्या हमेशा की तरह सज संवर कर बैठी थी, सोच रही थी कि उसका पति थका हुआ है, लेकिन असल में साहिल नींद का बहाना कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। वह हर हलचल पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद उसने सुना कि काव्या ने घड़ी देखी, अपनी चूड़ियां ठीक की, हल्की चप्पलें पहनी और चुपके से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्के से खुला और बंद हुआ। साहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बिस्तर से उठा, खिड़की की ओर गया और नीचे पार्किंग की तरफ देखा। वहां राघव की कार खड़ी थी और काव्या उसमें बैठ रही थी। साहिल का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चुपके से लिफ्ट से नीचे गया और पार्किंग के एक कोने में छिप गया। राघव की कार धीरे धीरे अपार्टमेंट से बाहर निकली और जालंधर की चमकती सड़कों पर गायब हो गई। साहिल वापस फ्लैट में लौटा, लेकिन अब उसका गुस्सा और दुख एक साथ उबाल मार रहा था। उसने सोचा, क्या करूं? काव्या को रोकूं, राघव से हिसाब चुकाऊं, या खुद को दोष दूं? उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, काव्या का राघव की कार में बैठना। अगली सुबह साहिल ने ऑफिस जाने का बहाना किया, लेकिन वह पास के एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात नवीन की पत्नी सिमरन से हुई, जो अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेने आई थी। सिमरन और काव्या अच्छी दोस्त थीं और साहिल को लगा कि शायद वह कुछ जानती हो। उसने हिम्मत जुटाकर सिमरन से पूछा, सिमरन, तुम तो काव्या को अच्छे से जानती हो, क्या उसने कभी तुमसे कुछ अजीब बातें की? सिमरन ने एक पल के लिए साहिल की ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। साहिल, काव्या बहुत अकेली थी, उसने धीमे से कहा। वह मुझसे अक्सर कहती थी कि उसे लगता है कि वह सिर्फ एक घरेलू मशीन बनकर रह गई है। तुमने उसे वक्त नहीं दिया साहिल, लेकिन मैंने उसे कभी गलत रास्ते पर जाने को नहीं कहा। साहिल का दिल और भारी हो गया। सिमरन की बातें जैसे नश्तर की तरह चुभ रही थीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह रात को कहां जाती है? सिमरन ने सिर हिलाया। मुझे शक था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। काव्या मेरी दोस्त है साहिल, मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात उसका पीछा करो। साहिल ने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसका मन अब और उलझ गया था। वह काव्या को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा और दुख उसे कुछ करने से रोक रहे थे। उसी रात साहिल ने फिर से नींद का नाटक किया। काव्या ने हमेशा की तरह सज संवर कर फ्लैट से बाहर जाने की तैयारी की, लेकिन इस बार साहिल तैयार था। उसने अपनी बाइक निकाली और चुपके से राघव की कार का पीछा किया। कार जालंधर की व्यस्त सड़कों से होती हुई शहर के बाहरी इलाके में एक आलीशान हवेली के सामने रुकी। साहिल ने दूर से देखा कि काव्या और राघव हवेली के अंदर चले गए। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह अभी भी कुछ करना चाहता था। वह हवेली के पास गया और बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद जब काव्या बाहर निकली, साहिल ने उसे रोक लिया। काव्या! उसकी आवाज में गुस्सा, दुख और बेचैनी का मिश्रण था। काव्या चौंक गई। उसकी आंखें डर से भर गईं और वह कुछ बोल नहीं पाई। ये सब क्या है? साहिल ने सख्ती से पूछा। हर रात यहां राघव के साथ मैंने तुम्हें क्या कमी छोड़ी थी? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, साहिल, तुमने मुझे कभी कमी नहीं दी, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस भी तो नहीं कराया। मैं तड़प रही थी साहिल। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा वक्त, वो सब मुझे चाहिए था। मैं गलत रास्ते पर चली गई। मुझे माफ कर दो। साहिल का गुस्सा अब दुख में बदल रहा था। उसने काव्या को देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश की जो शादी के शुरुआती दिनों में थी, लेकिन वह चमक अब गायब थी। उसने कहा, काव्या, मैं भी गलत था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये रास्ता सही नहीं था। तभी राघव हवेली से बाहर निकला। उसने साहिल को देखा और उसकी मुस्कान में एक घमंड झलक रहा था। क्या बात है साहिल, अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए? उसने तंज कसा। साहिल का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानता था कि गुस्से में लिया गया कोई भी कदम सब कुछ और बिगाड़ देगा। साहिल ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलो घर चलते हैं, हमें बात करनी है। काव्या ने सिर झुकाया और चुपचाप उसके साथ बाइक पर बैठ गई। रास्ते में दोनों खामोश थे। जालंधर की सड़कों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी,
लेकिन उनके दिलों में अब भी अंधेरा था। घर पहुंचकर साहिल ने दरवाजा बंद किया और काव्या से कहा, बैठो, हमें खुलकर बात करनी है। मैं सच जानना चाहता हूं, सब कुछ। काव्या ने सिर झुकाए रखा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे साहिल की बेरुखी ने उसे अकेला कर दिया था, कैसे राघव ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और कैसे वह हर रात उस हवेली में जाकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करती थी। उसने कहा, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मैं उस अकेलेपन से तंग आ चुकी थी साहिल। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। साहिल ने चुपचाप सब सुना। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह काव्या को दोष नहीं देना चाहता था। उसने कहा, काव्या, मैं भी उतना ही दोषी हूं। मैंने तुम्हें वो वक्त नहीं दिया जो तुम्हारा हक था, लेकिन अब हमें फैसला करना होगा कि हम आगे क्या करेंगे। उसी रात अपार्टमेंट की लॉबी में एक और घटना हो रही थी। नवीन, जो साहिल का पड़ोसी और दोस्त था, अपनी पत्नी सिमरन के साथ किसी बात पर बहस कर रहा था। सिमरन ने साहिल को काव्या के बारे में बताया था, और अब नवीन को शक हो रहा था कि सिमरन भी कुछ छिपा रही है। तुम काव्या के साथ इतना वक्त बिताती हो सिमरन, नवीन ने गुस्से में कहा। क्या तुम भी उसी रास्ते पर चल रही हो? सिमरन ने गुस्से से जवाब दिया, नवीन, मैंने सिर्फ अपनी दोस्त की मदद की। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम भी तो दिन रात बैंक में डूबे रहते हो। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं की कदर की? उनकी बहस की आवाज अपार्टमेंट की लॉबी में गूंज रही थी। तभी वह बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड वहां से गुजरा। उसने एक नजर नवीन और सिमरन की ओर देखा और धीरे से बोला, बेटा, गुस्सा रिश्तों को जलाने की आग है। अगर आज बात नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। नवीन और सिमरन उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए। बुजुर्ग बिना कुछ और कहे अपनी टॉर्च जलाकर पार्किंग की ओर चला गया। जालंधर की ठंडी रात में साहिल और काव्या अपने फ्लैट में आमने सामने बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। काव्या की आंखें नीची थीं और उसके हाथ उसकी सलवार के दुपट्टे को बार बार ठीक कर रहे थे, जैसे वह अपने अंदर की बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही हो। साहिल का चेहरा गुस्से और दुख के बीच झूल रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, काव्या, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता, लेकिन सच बताओ, कितनी बार, कितने समय से यह सब चल रहा है? काव्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत थी। साहिल, 2 महीने, उसने धीमे से कहा। पहली बार मैं गुस्से और अकेलेपन में राघव के पास गई थी। मुझे लगा शायद वह मेरी भावनाओं को समझेगा, लेकिन हर बार बाद में मुझे और खालीपन महसूस हुआ। मैं गलत थी साहिल, मुझे माफ कर दो। साहिल ने कुछ पल चुप रहकर उसकी ओर देखा। उसका मन चाह रहा था कि वह काव्या को गले लगा ले, लेकिन उसके दिल में एक टीस थी जो उसे रोक रही थी। मैं भी गलत था काव्या, उसने कहा। मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो तुम डिजर्व करती थी, लेकिन अब हमें फैसला करना होगा। क्या हम इस रिश्ते को बचा सकते हैं? उधर नवीन और सिमरन की बहस अब और गहरा गई थी। अपार्टमेंट की लॉबी में हुई उनकी बातचीत ने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। सिमरन अपने फ्लैट में बच्चों को सुलाने के बाद बालकनी में खड़ी थी, जहां जालंधर की चमकती सड़कों का नजारा दिख रहा था। उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि क्या उसने काव्या की मदद करके गलती की थी। नवीन ने उस पर शक किया था और यह शक अब उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। तभी नवीन बालकनी में आया। उसने सिमरन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में बह गया था। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम पर शक करके खुद को ही सजा दे रहा हूं। सिमरन ने पलटकर नवीन की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। नवीन, मैंने सिर्फ काव्या की मदद की थी क्योंकि वह मेरी दोस्त है, लेकिन मैंने तुमसे सच छिपाया और ये मेरी गलती थी। मैं वादा करती हूं अब कोई बात नहीं छिपाऊंगी। नवीन ने उसे गले लगाया और दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को एक नया मौका देंगे। लेकिन सिमरन के मन में एक सवाल अभी भी था, काव्या का क्या होगा? अगली सुबह साहिल ने उस बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसे काव्या के बारे में बताया था। वह गेस्ट रूम में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। गार्ड की पुरानी टॉर्च और एक छोटा सा कपड़े का थैला ही वहां पड़ा था। साहिल ने अपार्टमेंट के मैनेजर से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह बुजुर्ग कहां गया।
साहिल को उसकी बातें याद आईं। अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, जब दिल में रोशनी न हो तो दिन में भी रास्ता भटक जाता है। उसने सोचा, शायद वह कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन अब उसका ध्यान काव्या और अपने रिश्ते पर था। साहिल ने काव्या से कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। वह जानती थी कि राघव का नाम अब उनके रिश्ते पर एक काला धब्बा बन चुका था। उसने साहिल से कहा, मुझे समय चाहिए साहिल, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूं। मैं चाहती हूं कि हम साथ रहें, लेकिन पहले मुझे अपनी गलतियों से उबरना होगा। साहिल ने उसका हाथ थामा और बोला, मैं इंतजार करूंगा काव्या, लेकिन एक शर्त है, राघव से कोई संपर्क नहीं। काव्या ने वादा किया, लेकिन राघव इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसने काव्या को फोन किया और कहा, काव्या, तुम मेरे बिना अधूरी हो। साहिल तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। मेरे पास वापस आ जाओ। काव्या का मन डोल गया, लेकिन उसने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। वह जानती थी कि राघव का प्यार नहीं, बल्कि उसका घमंड बोल रहा था। इधर जालंधर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक नया मोड़ आया। सिमरन ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को राघव के बारे में बताया। उसने कहा कि काव्या ने उसे बताया था कि राघव ने उसका फायदा उठाया और उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। पुलिस ने राघव को तलब किया। राघव ने शुरू में अपनी दौलत और रसूख का रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब काव्या ने भी पुलिस के सामने अपनी कहानी बयान की तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने कबूल किया कि उसने काव्या की कमजोरी का फायदा उठाया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उस पर इमोशनल ब्लैकमेल और अनैतिक संबंधों का केस दर्ज हुआ। काव्या ने साहिल के सामने सारी बातें रख दी। उसने कहा, मैंने पुलिस को सच बता दिया साहिल, मैं अब अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती हूं। साहिल ने उसकी ओर देखा और बोला, काव्या, सच बोलने की हिम्मत दिखाने के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन हमें अब एक दूसरे को फिर से जानना होगा। दोनों ने तय किया कि वे काउंसलिंग लेंगे ताकि उनके रिश्ते की नींव फिर से मजबूत हो सके। नवीन और सिमरन भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे थे। नवीन ने अपने बैंक के काम से समय निकालना शुरू किया और सिमरन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। एक रविवार की शाम वे दोनों जालंधर के एक पार्क में बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गए। वहां हंसी मजाक और बच्चों की खिलखिलाहट ने उनके रिश्ते में फिर से रौनक ला दी। सिमरन ने नवीन से कहा, तुम्हें याद है शादी के बाद हम ऐसे ही हर वीकेंड बाहर जाया करते थे? नवीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, और अब से फिर वही करेंगे। काव्या ने जालंधर में एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला, जहां वह अपनी पेंटिंग्स बनाती थी। उसकी पेंटिंग्स में उसका दर्द, उसकी ख्वाहिशें और उसकी नई उम्मीदें झलकती थीं। धीरे धीरे उसका स्टूडियो शहर में मशहूर होने लगा। लोग उसकी कला को देखकर प्रेरित होते थे और काव्या को लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया है। साहिल भी उसका साथ दे रहा था। वह हर शाम काव्या के स्टूडियो में जाता और दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने की कोशिश करते। राघव को कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई। जेल से निकलने के बाद उसने जालंधर छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपने पिता के बिजनेस से अलग हो गया और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जालंधर में उसकी कहानी अब एक सबक बन चुकी थी। दौलत और रसूख से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वह बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड जिसने इस सारे सच को सामने लाया था, अब भी एक रहस्य बना हुआ था। साहिल ने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। एक दिन साहिल को गेस्ट रूम में उसका छोड़ा हुआ एक पुराना नोट मिला। उसमें लिखा था, रिश्ते वक्त मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, अगर ये ना दो तो अंधेरा तुम्हें ढूंढ लेगा। साहिल ने वह नोट संभाल कर रख लिया। उसे लगा कि शायद वह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक दूत था जो उनकी जिंदगियों में एक सबक छोड़ गया था। 1 साल बाद जालंधर के मॉडल टाउन अपार्टमेंट की छत पर एक छोटी सी पूजा का आयोजन हुआ। साहिल और काव्या ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत के लिए हवन किया। नवीन और सिमरन भी वहां मौजूद थे, अपने बच्चों के साथ। पूजा के बाद चारों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके बीच अब कोई कड़वाहट नहीं थी। काव्या ने साहिल का हाथ थामा और कहा, शुक्रिया साहिल, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं काव्या, हमने एक दूसरे को फिर से पाया।
जालंधर की चमकती सड़कों के बीच उनके दिलों में अब एक नई रोशनी थी। रिश्तों में भरोसा, समझ और वफादारी ने धीरे धीरे उनके जीवन को फिर से जगमगा दिया था। लेकिन उस बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की आखिरी बात अब भी उनके कानों में गूंजती थी। अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, जब दिल में रोशनी न हो तो दिन में भी रास्ता भटक जाता है।